हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो बच्चों आप लोग सभी। तो हमारा 7th वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो 3 पार्ट है इसके जो कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो यहाँ पर आपको एक लिंक शो होगा, यहाँ पर क्लिक करके उन तीनों पार्ट को आप देख सकते हो। पूरा चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे नीचे बॉटम में जाना, एक पूरी प्लेलिस्ट ओपन होगी, तो नीचे नीचे आपको लास्ट में वीडियो मिल जाएगी तीनों। ठीक है। तो चलिए बिना डिले करते हुए अपन क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। अपन को फिल इन द ब्लैंक्स बनने हैं अपन को। तो ए प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको अगर नेचुरल हैबिटेट में अगर उनको रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंचुरी। और अगर यही अगर आर्टिफिशियल होता है तो बच्चों वो क्या हो जाता है आपके लिए? जू हो जाता है। स्पेसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया इज नॉन एंडेमिक। हमने पढ़ा था एंडेमिक जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट में जब चेंज आता है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो या फिर ठंड बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा केस में वहाँ पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ से अपनी अपनी जो मतलब प्लेस है उसको वहाँ से मूव ऑन हो जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, ये अपन ने जान लिया था। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। आपको काफ़ी सारों के बीच में डिफरेंस आपको बताने हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए इसकी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये अपन को बताना है। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है बच्चों, ये इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड्स की बात की जाए चाहे एनिमल्स की बात की जाए, तो इनको एक्सटर्नल डेंजर्स जैसे कि हंटिंग वगैरह से इनसे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इनसे इनको बचाया जाता है। और जबकि बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो यहाँ पर पूरा एरिया जाता है जिसके अंदर प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सभी आ जाते हैं। यहाँ तक कि उनके जो ट्राइब्स वगैरह जो रहते हैं वहाँ पे, जो ट्राइबल जो पीपल वगैरह वहाँ पे रहते हैं जंगलों के अंदर, आदिवासी वगैरह, तो उनको भी यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनका जो मेन टारगेट रहता है वो वाइल्ड एनिमल्स पे ही रहता है। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल है अपने राजस्थान के अंदर ही है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ऐसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद में आपको डिफरेंस बताना बच्चों, जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में क्या डिफरेंस है। हमको मालूम है कि जो जू होता है वो आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है, किन के लिए? एनिमल के लिए। आर्टिफिशियली हम बनाते हैं इसको, और ताकि वहाँ पे क्या कर सके, पब्लिक एग्जीबिशन हो सके, वहाँ पर लोग आकर उसको उनको देख सके इजीली वहाँ पे। ठीक है, हर एक एनिमल को। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पे नेचुरल उनका हैबिटेट होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है, वहाँ पर नेचुरली फॉरेस्ट के अंदर इनको बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों हमको डिस्कस करना है एंडेंजर्ड और एक्सटेंट स्पेसीज में, इनमें डिफरेंस बताना है अपन को। ये रहा एंडेंजर्ड एंड एक्सटेंट स्पेसीज। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? देखो, एंडेंजर्ड किसको बोलते हैं कि ऐसे स्पेसीज जो क्या हो, एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में आने वाले हो। एक्सटिंक्शन यानी एक्सटिंक्ट होने वाले हो, जो खत्म होने वाले हो। ये हमने जाना भी था। अगर कोई भी एनिमल वगैरह, कोई भी प्लांट वगैरह, कोई भी स्पेसीज अगर वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आने वाले हैं यानी खत्म होने वाले हैं, तो उस केस में इनको एंडेंजर्ड स्पेसीज बोला जाता है। और वही जो खत्म हो चुके हो, अब वो नहीं रहे, अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पहले कभी हुआ करते थे एंशियंट टाइम में बट अब नहीं है, तो ऐसे केस में वो एक्सटिंक्ट स्पेसीज होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, ग्रेट ऑक, पैसेंजर पिगन और एंडेंजर्ड स्पेसीज के भी एग्जांपल दे रखे हैं। इसके बाद में आते हैं फ्लोरा एंड फ्यूना। क्या डिफरेंस है फ्लोरा एंड फ्यूना? हमने जाना था कि जो फ्लोरा होता है पर्टिकुलरली किन के लिए यूज किया जाता है? प्लांट के लिए यूज किया जाता है। जो भी प्लांट के नेम वगैरह होते हैं, प्लांट के लाइफ, उनके लिए यूज किया जाता है प्लांट के लिए फ्लोरा वर्ड। जैसे कि फ्लोरिंग प्लांट, बुश वगैरह हो गए, बुश वगैरह हो गए, ग्रास लैंड वगैरह हो गए। फ्यूना की बात की जाए तो ये पर्टिकुलर एनिमल के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, हमने जाना भी था एनिमल के लिए। तो कलेक्टिव नेम फॉर द एनिमल लाइफ, जो भी एनिमल्स होते हैं उनके नेम के लिए इनको यूज किया जाता है फ्यूना को। जैसे लंगूर हो गया, टाइगर, ताहर, ये सारे इसके एग्जाम्पल है फ्यूना के। इसके बाद में देखते हैं बच्चों, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। हमको इफेक्ट बताने हैं डिफोरेस्टेशन के। तो कौन कौन से? सबसे पहले देखते हैं वाइल्ड एनिमल पर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर डिफोरेस्टेशन किया जाए। डिफोरेस्टेशन आप जानते हो ना, कटिंग ऑफ प्लांट्स फॉर ह्यूमन पर्पज। तो किसी अपने पर्पज के लिए जब इनको कट कर दिया जाता है तो ऐसे में वो डिफोरेस्टेशन कहलाता है। तो जो वाइल्ड एनिमल्स है बच्चों, इस पर कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है?
देखो जैसे कि हमको मालूम है कि जो एनिमल्स वगैरह हो गए जो फॉरेस्ट वगैरह के अंदर सर्वाइव करते हैं वो भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके अंदर जो प्लांट जो ट्रीज वगैरह लगे होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर वो है तो उसको ईट करके वो अपने जो फूड वगैरह जो उनको नेसेसरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। अगर सोचो अगर वहाँ पे ये फॉरेस्ट हो ही नहीं तो ऐसे में उनको जो चाहिए होगा उनको अपने सर्वाइव करने के लिए वो उनको मिल नहीं पाएगा, जो उनको नेचुरल हैबिटेट चाहिए होगा उनको वो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे वहाँ पे खत्म होने लग जाएंगे एनिमल्स वगैरह वहाँ पे, ठीक है। तो यही इसका रीजन है बच्चों। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी प्लांट लाइफ्स फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। हमको मालूम है कि जो प्लांट वगैरह होते हैं वो इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और यही प्लांट क्या होते हैं नेचुरल हैबिटेट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के लिए होते हैं। अगर अपन प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उस केस में अल्टीमेटली थ्रेटन द एक्सिस्टेंस ऑफ एनिमल। तो उस केस में जो एनिमल वगैरह होंगे वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। बात की जाए बच्चों एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करता है डिफॉरेस्टेशन। तो जैसे कि डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा तो हमको मालूम है कि CO2 होती है, इसको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो प्लांट इजीली कर लेते हैं। अगर प्लांट कट कर दिए जाएंगे तो उस केस में CO2 इंक्रीज हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा इंक्रीज होती है तो उस केस में क्या होगा कि जो टेम्परेचर है अर्थ का टेम्परेचर वो भी इंक्रीज होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगी और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि सॉरी इससे क्या होगा पूरा वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, और वाटर साइकिल डिस्टर्ब हुआ तो उस केस में वहाँ पे फ्लड आने के, वहाँ पे ड्रॉट होने के, सूखे पड़ने के वहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद में विलेज को क्या इफेक्ट करता है, रूरल एरियाज को। हमको मालूम बच्चों अच्छे से कि जो विलेज वगैरह होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो उनका ऑक्यूपेशन होता है वो फार्मिंग वगैरह होती है, ज़्यादातर खेती वहाँ पे करके अपना गुजारा किया जाता है, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं विलेजर्स होते हैं। तो ऐसे में अगर वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन अगर अपन कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन यानी कि जो भी सॉइल है जो लैंड है उसकी टॉप लेयर है ना, जो उसकी अगर सबसे अपर लेयर ये वाली, अगर इसकी अपर लेयर यहाँ से अगर मूव कर जाए रिमूव हो जाए तो उस केस में उसको बोलते हैं अपन सॉइल इरोजन बोलते हैं। और हमको मालूम है कि जो अपर लेयर होती है यही तो सबसे फर्टाइल होती है, इसी में ह्यूमस होता है, सबसे फर्टाइल होती है। अगर इस लैंड में अगर सबसे ऊपर वाली सॉइल में अगर अपन यहाँ पे फार्मिंग करते हैं तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे अपन ग्रो करवा सकते हैं, यहाँ पे क्रॉपिंग अच्छे से हो सकती है। बट अगर ये सॉइल ही ना होती, अगर ये सॉइल क्यों नहीं होगी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन कर दोगे तो वहाँ पे जो सॉइल होगी उसको पकड़ नहीं बैठ पाएगी। तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे जो नीचे वाली फिर आपकी जो रॉक वाली ये वाली है ना नीचे वाली, ये रॉक वाली ऊपर आने लग जाएगी, लेयर ऊपर आने लग जाएगी। तो उस केस में जो कि रॉक वाली इनफर्टाइल होती है, अच्छे से एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं बैठती है, तो उस केस में आपके ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे विलेजर्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जो हमारा वो जो भी हमारी लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। सिटीज़ पे कोई भी इफेक्ट करता है डिफॉरेस्टेशन कैसे, क्योंकि हमको मालूम है कि सिटीज़ के अंदर कई सारे ऐसे व्हीकल्स वगैरह होती है, इंडस्ट्रीज वगैरह होती है जो वहाँ पे यूज़ की जाती है। और इंडस्ट्री से निकलती कार्बन डाइऑक्साइड, व्हीकल से निकलती कार्बन डाइऑक्साइड उस सिटीज़ के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे भी बच्चों आप नोटिस कर सकते हो जब कभी भी आप जब कभी भी सिटी के कोई ट्रैफिक जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, अगर वहाँ पर जाओगे सिटी मेन मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर देखना वहाँ पर आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी बजाय कि आउटसाइड। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो गाड़ियों से निकलता धुआं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो उस केस में वहाँ पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इससे क्या होगा, सिटीज़ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक तो क्या होगा कि वहाँ पे CO2 इंक्रीज होगी, इससे ग्लोबल वार्मिंग चांसेस बढ़ेंगे, और जो नेचुरल क्लेमिटीज आने के भी चांसेस बढ़ेंगे, जैसे फ्लड आ सकता है, सूखा पड़ सकता है, और पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज हो सकती है। तो यही इसका रीजन है बच्चों जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यही मैंने कुछ बताया है इसके अंदर। अच्छा, अर्थ को कैसे इफेक्ट करेगा, अर्थ को इफेक्ट करेगा क्या, यस अर्थ को भी इफेक्ट करेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो बच्चों अर्थ को कैसे इफेक्ट करता है डिफॉरेस्टेशन, यही देखो बच्चों, इनके जितने भी आंसर आ रहे हैं ना, ये जितने भी आंसर ये सारे बार बार घुमा फिरा के एक ही बात बोले जा रहे हैं। सब में लगभग आप देखो कॉमन बातें हो रही है, क्या हो रहा है। और आप भी किसी एक को अच्छे से आंसर याद कर लेना, तो आप चाहो तो उसको लगभग सब में लिख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा अगर यूज करते हो ना अपना माइंड वगैरह से, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हो, सबको लिख सकते हो। हर चीज में कॉमन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वहाँ पे इसको एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट नहीं रहेंगे।
कार्बन डाइऑक्साइड हुई तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी तो उस केस में जो टेम्परेचर वगैरह उसमें चेंज आएगा, मतलब टेम्परेचर चेंज आने से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग आई तो जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हुआ तो वहाँ पर फ्लड और ड्रॉट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, फ्लड एंड ड्रॉट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस यही बार बार यही बात घुमा फिरा के बोली जा रही है। तो अर्थ वाले में भी यही है, अर्थ पे भी ऐसे ही इफेक्ट होगा, क्लाइमेटीज आएगी, वहाँ पे आइस मेल्ट होने लग जाएगी, ये और बता सकते हैं आप लोग। आइस मेल्ट होगी तो वहाँ पे रह रहे जो एनिमल प्लांट वगैरह वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, यही वापस यही बोल रहे थे, देखो स्लोली स्लोली क्या होगा, एनवायरमेंट चेंज होगा, डिफोरेस्टेशन से डायरेक्टली बात की जाए, इनडायरेक्टली बात की जाए, सोइल इरोजन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, डेजर्टिफिकेशन होगा, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सूखा पड़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, फ्लड आएगा। तो ये सारी कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्यों, डिफोरेस्टेशन की वजह से। और अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको कई सारे डिफोरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, उनको इसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बस यही बार बार एक ही बात को घुमा फिरा के बोला जा रहा है बच्चों। तो आपको बस एक, इसलिए आपको ये नहीं देखना कि अरे यार इतने सारे आंसर है, ऐसा नहीं सोचना, आपको सारे आंसर लगभग सेम ही है। देखो अभी भी देखना, देखो वो क्यों ही आएंगे आंसर, देखना। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आंसर गलत है, गलत भी नहीं, आंसर सही ही है। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा अगर हम ऐसे ट्रीज को काटते जाएं, वी गॉन ऑन कटिंग ट्रीज को अगर काटता जाए, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, अगर अपन डिफॉरेस्टेशन करते जाए तो क्या होगा, बस वापस वही आंसर आएगा, देखना। इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज द एनिमल विल लूज देयर नेचुरल हैबिटेट, जो एनिमल होगा उनको अपना नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलेगा। ऐसे में क्या होगा, रिस्क होगा किसका, सोइल इरोजन का होगा, ग्लोबल वार्मिंग, डेजर्टिफिकेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीजेज। लो वही बात आ गई। सेकेंड, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, अगर क्या होगा, अगर अपन क्या करें, जो एनिमल है उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दे। हैबिटेट से मीनिंग क्या बच्चों, मैंने पहले ही बताया था, वो प्लेस जहाँ पर एनिमल रहते हैं, एनिमल का रहने का जो जगह होगी वही उनके लिए हैबिटेट होगी। तो अगर अपन हैबिटेट को अगर डिस्टर्ब कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिंपल लॉजिक है। देखो अगर आपने एनिमल को अगर फोर्सफुली अगर उनको डिस्टर्ब किया, उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब किया, उस केस में क्या होगा, ये जो एनिमल होंगे वो वहां पर नहीं रहेंगे, वो दूसरी जगह चले जाएंगे, अनदर प्लेस पे सर्वाइव, वहां पे चले जाएंगे, किसके लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए। सपोज करो कि भाई ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, ये किनका, किन्हीं एनिमल का, किन्हीं एनिमल का क्या हैबिटेट है, यहाँ पर एनिमल वगैरह यहाँ पर रहते हैं, सर्वाइव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे इनको क्या मिल रहा है, इन्हीं को यहीं पे इनको वाटर मिल रहा है, यहीं पे इनको लैंड मिल रही है, यहीं पे इनको एटमॉस्फेयर, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। अब आप आते हो, आप महारथी आते हो, आप आए और आके ये लो, ये यहाँ पे पानी को हटा दिया, सुखा दिया, या फिर पानी यहाँ से मतलब खाली कर लिया, या फिर यहाँ से प्लांट वगैरह को आपने कट कर दिया और एटमॉस्फेयर को यहाँ पर खराब कर दिया। तो उस केस में यहाँ पे एनिमल का जो यहाँ पे जगह थी, क्या ये यहाँ पे अब सर्वाइव कर पाएंगे, क्या नहीं रह पाएंगे। तो क्या करेंगे, ये मर जाएंगे, ये नहीं मरेंगे। ऐसे में ये कोशिश करेंगे पहले यहाँ से अपनी जान बचाने को, क्योंकि बच्चों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाना चाहता है। अगर आपको भी कोई थप्पड़ मारने आएगा या फिर कोई मारने आएगा तो आप भी पहले अपने आप को बचाना चाहोगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि कह दोगे आप लोग मुझे मार दे, ऐसा तो नहीं करोगे ना, आप कोशिश करोगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। तो यही सीन इनके साथ होता है बच्चों, एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अगर कोई आएगा, अगर इनके घरों को या फिर इनकी जगह को आकर डिस्टर्ब करेगा, इनको प्लांट वगैरह काटने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे अपने आप को वहां से प्रोटेक्ट करने की। अब ये एनिमल इनसे तो लड़ नहीं पाएंगे, कोशिश भी करेंगे लड़ने की, तो इनसे लड़ नहीं पाएंगे, तो उस केस में क्या होंगे, ये यहाँ से अपनी जगह छोड़ देंगे और दूसरी जगह जाकर रहने लग जाएंगे। अब सोचो आप खुद ही, अब जो हैबिटेट यहाँ पे था एनिमल के लिए मतलब सुटेबल था, एनिमल यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर एनिमल था वो यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकता था, क्योंकि इसको जो यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए था, जो इसको यहाँ पे एटमॉस्फेयर चाहिए था, वो सारा इसको मिल रहा था। अगर ये अब यहाँ से मूव करके अगर दूसरी जगह चला गया, अगर वहां पर अगर इसको ऐसा हैबिटेट नहीं मिला, तो बताओ क्या यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ये यहाँ पे इनकी डेथ हो जाएगी, ये यहाँ पे जाकर बढ़ सकते, चांसेस बढ़ जाएंगे मरने के, क्योंकि इधर कोई और एनिमल सर्वाइव करेंगे, फिर वो क्यों आने देंगे यहाँ पे, वो इनको किल कर देंगे, मार देंगे। तो यही होता है बच्चों, इसलिए आपको भी बोला जाता है कि हमको जो भी एनिमल का जो हैबिटेट है उनको हमको कोशिश करनी, उनको डिस्टर्ब नहीं करने की, ठीक है। अदरवाइज वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी किल हो जाएंगे। तो इसी के अंदर मैंने यही बताया, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं, सॉरी, डिस्कस करते हैं अपन, है ना। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज, अगर हम
कोई भी अपनी जो सॉइल है, जैसे कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, ये सॉइल हो गया ना, यहाँ पर अलग अलग टाइप की सॉइल है। सबसे पहले ये ऊपर ऊपर वाली सॉइल होगी, जिसको अपन टॉप लेयर बोलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है। और उसके बाद में है बच्चों, यस, उसके बाद में ये थोड़ी रोकी वगैरह आ जाती है। तो अगर अपन ये ऊपर वाली लेयर को हटा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी हमने पढ़ा था। अगर टॉप लेयर को हटा दोगे तो वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे लोअर लेयर आने लग जाएगी, नीचे वाली लेयर ऊपर आएगी। नीचे वाली लेयर ऊपर आए तो हमको पता है नीचे वाली लेयर कैसी, होर्ड है, रोकी है, हार्ड है, चट्टान टाइप है। तो उस केस में ये क्या ऐसी है, लेस फर्टाइल है। और लेस फर्टाइल हुई तो फिर अपन यहाँ पे भी कुछ भी क्रॉप वगैरह ग्रो नहीं कर पाएंगे, ना क्रॉप ग्रो होगी, ना कोई प्लांट ग्रो होगा। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं, आंसर इन ब्रीफ। आपको ब्रीफली आपको आंसर देना है। आपको क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन तो जान ले अपन। यस, आंसर इन ब्रीफ, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व क्यों करना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी, चाहे फिर बात की जाए प्लांट की, चाहे फिर बात की जाए एनिमल की, चाहे फिर बात की जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको कंजर्व करना क्यों जरूरी है, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको सही से यूज करना क्यों जरूरी है। हमको मालूम है बच्चों से अच्छे से कि जो प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं वो म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। एनिमल प्लांट पे डिपेंड होते हैं और प्लांट एनिमल पे डिपेंड होते हैं। क्यों, क्योंकि एनिमल तो देते हैं प्लांट को, देखो इधर समझने की कोशिश करो, एनिमल तो डिपेंड होते हैं प्लांट पे, क्योंकि प्लांट इनको फूड प्रोवाइड करवाते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। और मीनवाइल जो प्लांट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एनिमल पे। वाई, बिकॉज एनिमल आल्सो प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट, क्योंकि एनिमल होते हैं जो प्लांट को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये, ठीक है। तो अगर आप इसमें से अगर एक भी को अगर आपने हटा दिया, चाहे एनिमल को हटा दिया या प्लांट को हटा दिया, तो दोनों क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो गए दोनों। तो इसमें फिर सेकंड चीज भी नहीं रह पाएगी यहाँ पे। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो हमको जरूरत है बच्चों इनको रोकने की, इनको प्रिजर्व करने की, इनको प्रोटेक्ट करने की। तो आगे यही बोला जा रहा है कि एज दे आर रिलेटेड टू वन अनदर, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अगर आपने किसी एक को भी अगर आपने डिस्ट्रॉय किया तो दूसरा ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमको जरूरत है बायोडाइवर्सिटी को, इसको कंजर्व करने की, ताकि हमारा जो नेचर है वो नेचर बैलेंस रह सके, ठीक है। अगर आपने एक भी चीज यहाँ से हट गई, चाहे एनिमल को हटा दिया चाहे प्लांट को हटा दिया, तो ध्यान रखना दूसरी ऑटोमेटिक हट जाएगी। अब इसके बाद में आता है बच्चों, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। ये कहा जा रहा है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो भी कंप्लीटली सेफ नहीं है एनिमल के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों होता क्या है कि जो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं उनके आसपास में क्या होते हैं, कुछ पीपल होते हैं जो सर्वाइव करते हैं वहाँ पर रहते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं इनके रिसोर्सेज पे जो फॉरेस्ट से उनको मिलते हैं। डे बाय डे उनको जो नीड होती है, डे टू डे उनको वो फॉरेस्ट से उनको फुलफिल करते हैं अपनी नीड को। तो ऐसे में क्या होते हैं, एनिमल वहाँ पर चांसेस है कि जो एनिमल हो वो इन लोगों के द्वारा, जो ह्यूमन यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके द्वारा क्या हो, इनको थ्रेटन मिले, ये इनको खत्म कर सकते हैं, इनको किल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ये भी उनके लिए एक डेंजर साबित हो सकता है इनके लिए, ठीक है। और सेलिंग के वजह से भी, क्योंकि कई सारे ऐसे होते हैं जो एनिमल वगैरह होते हैं उनको स्मगलिंग करते हैं, उनको खरीदते हैं, और खरीदने के बाद में क्या किया जाती है, उनकी जो स्किन होती है, क्योंकि देखो बच्चों होता क्या है कि जो एनिमल वगैरह होते हैं, देखो कई सारे एनिमल तो ऐसे होते हैं जो कि उनको क्या किया जाता है, जिनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है ना, तो ऐसे केस में उनकी जो स्किन वगैरह होती है एनिमल को पहले इनको परचेज किया जाता है, परचेज नहीं, पहले फॉरेस्ट से इनको ले जाया जाता है। फॉरेस्ट से कैसे ना कैसे इलीगल तरीके से, बड़ी चोरी छुपे तरीके से समझ लो आप, तो इनको यहाँ से एनिमल को फॉरेस्ट से ले जाया जाता है। ले जाकर फिर इनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को इनको दूसरी कंट्री में भेजा जाता है, और इनकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। तो पैसे की लालच में काफ़ी सारे स्मगलिंग करते हैं इन एनिमल्स की। चाहे फिर एनिमल्स की स्किन की बात की जाए कि इनकी स्किन को निकाल के फिर स्किन को भेजा जाता है दूसरी कंट्री में, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट में, पैसों की लालच में, है ना। और इतना ही नहीं, इनकी जो बॉन्स वगैरह होती है इनको भी भेजा जाता है, इनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह वहाँ पे, वन कंट्री से दूसरी सेकंड कंट्री में, वहाँ पे इनको भेजा जाता है पैसे के लिए। और जैसे कि एलिफेंट हो गए, एलिफेंट के जो टीथ वगैरह हो गए उनको भी कई सारे स्मगलिंग करते हैं। तो इनको रोकना बहुत जरूरी है, अदरवाइज होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और मालूम है आपको, अगर सारे एनिमल अगर एक्सटिंक्ट हो गए तो क्या प्लांट वगैरह सर्वाइव कर पाएंगे, कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यही इसका आंसर है बच्चों, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की।
इसके बाद में देखो सी, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल, हाउ, कि जो ट्राइबल्स है, जो आदिवासी होते हैं, जो जंगलों के अंदर रहते हैं, तो वो भी क्या होते हैं कि जंगल पर डिपेंडेंट होते हैं। क्या आप बता सकते हो कैसे डिपेंड होते हैं? क्योंकि देखो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है ना, आफ्टर ऑल है तो ह्यूमन ही। तो वो जो ह्यूमन है, तो अब वो भी ह्यूमन है तो चाहिए तो उनको भी, वो भी ऐसे सर्वाइव तो कर नहीं सकते हैं। उनको खाने के लिए फूड चाहिए, रहने के लिए शेल्टर चाहिए उनको, ठीक है। तो ये उनको कहाँ से मिल पाएगा? और वो थोड़ी आग भी चाहिए होती है, उसके लिए वुड चाहिए होती है उनको। तो ये कहाँ से मिल पाएगा? इन्हीं से मिल पाएगा, फॉरेस्ट से, जंगल से मिल पाएगा। तो ये जंगल पे, क्योंकि जंगल इनको फूड प्रोवाइड कराता है, और फूड प्रोवाइड करवाता है, अदर रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, इसलिए ये इस पर डिपेंडेंट होते हैं ट्राइबल्स। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको बताना व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, आपको कॉजेज बताने डिफॉरेस्टेशन के, और कौन सी कॉजेज बताने डिफॉरेस्ट। अच्छे से समझा था बच्चों, फर्स्ट वीडियो में समझा था अपन ने कि डिफॉरेस्टेशन कॉजेज क्या है, कारण क्या क्या है। एक तो प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, मतलब लैंड के लिए कल्टीवेशन के लिए यूज की जाती है, कट कर देते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए उनको कट किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है? सोइल इरोजन होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी, फ्लड आ सकता है, ड्रॉट आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो ये इसके सारे रीजन मैं अच्छे से पहले समझा चुका हूँ बच्चों। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेड डाटा बुक, ये भी हमने डिस्कस किया था। क्या होती है रेड डाटा बुक? ये रेड डाटा बुक वो बुक होती है जिसके अंदर पूरा जो भी एंडेंजर्ड एनिमल, प्लांट वगैरह होते हैं, इनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। किसके अंदर? रेड डाटा बुक के अंदर, पूरे एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट का। और इसको मेंटेन करने का काम कौन करते हैं? इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन, IUCN इसको कंट्रोल करता है, मतलब मेंटेन करता है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कौन मेंटेन करता है बच्चों इस रेड डाटा बुक को? नाम याद रखना, रेड डाटा बुक किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? IUCN के द्वारा, ठीक है। बाय एन, और ये लिख रहा है रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रैकेट में लिख देना IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फुल फॉर्म है इसकी। इसके बाद में एफ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन? माइग्रेशन का क्या मीनिंग है? माइग्रेशन अपन समझा भी था अपन ने। माइग्रेशन यानी कि जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जब नेचुरल हैबिटेट्स, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर वो रहते हैं, अगर उस प्लेस को छोड़ के कोई अनदर प्लेस पर चले जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर ईयर में, तो उस केस में हमको क्या बोला जाता है? उसको माइग्रेशन बोला जाता है। In order to meet the ever increasing demand in factories for shelter, trees are being continually cut. Is it justified to cut trees for such project? Discuss and prepare a brief note. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो भी हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, हमको नए नए कपड़े चाहिए, हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, हमको इसके अलावा क्या चाहिए? काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो घरों के अंदर यूज किए जाते हैं, प्लास्टिक वाले या फिर जो वुड से बनने वाले फर्नीचर चाहिए हमको। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमको प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, और इसके लिए फैक्ट्रीज बनानी होती है। तो ये जो डिमांड हमारी जो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, जो इसके लिए जो फैक्ट्रीज इंक्रीज हो रही है, जिसके लिए ट्रीज वगैरह को कट किया जा रहा है, कंटिन्यूसली काटा जा रहा है। तो ये जो कंटिन्यूसली काटा जा रहा है, क्या ये सही है? क्या ये जस्टिफाई करता है कि पेड़ को काटना ऐसे के लिए? तो आपको क्या लगता है, सही है पेड़ को काटना इन पर्पज़ के लिए? तो इसका आंसर होगा नो बच्चों, नहीं। अगर अपन ट्रीज को कट करते हैं जो जो ह्यूमन की पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको मालूम है, क्योंकि जो कई सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल्स हैं, इंसेक्ट है, बर्ड्स वगैरह है, जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। अगर फॉरेस्ट को अगर अपन फॉरेस्ट जो हमको क्या क्या प्रोवाइड कराता है? गुड क्वालिटी एयर प्रोवाइड कराता है, एनिमल्स, ह्यूमंस। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये ह्यूमंस को, एनिमल्स को, सबको क्या कराते हैं? अच्छी एयर प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे में अगर, और इसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपने इनको कट किया तो उस केस में क्या होगा? ये उनको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनके एनिमल को। ये बच्चों सारे पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं आ रही इसके अंदर। तो आप तो एक दो क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आप सब में लिख सको। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्या कर सकते हैं? करना पड़ेगा। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी? मेक ए लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन बाय यू।
ये कह रहा है कि कैसे आप अपनी जो लोकेलिटी है उसको आप ग्रीन वेल्थ रख सकते हो, यानी हरी भरी रख सकते हो। कैसे रख सकते हो, कैसे मेंटेन कर सकते हो, तो आपसे पूछा जा रहा है, ये आपके एक्शन बताने हैं, आप क्या क्या कर सकते हो। तो आप चाहो तो अपनी तरफ से लिख सकते हो बच्चों, नहीं तो यहाँ पे है आंसर। ये क्या बता रहा है, आई कैन टेक केयर, मैं टेक केयर करूंगा ग्रीन कवर मेरी लोकेलिटी का, माई लोकेलिटी, और प्लांट लगाऊंगा। इसके अलावा मैं मोटिवेट करूंगा, आई सेल मोटिवेट पीपल, मेरे पड़ोसियों को, है ना, और प्लांट लगाने के लिए उनको मेंटेन रखूंगा, और वीकली इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगा। तो यही सारी चीज़ें जो कॉमन चीज़ें बच्चों, है ना, वाटर वगैरह उनको प्रोवाइड करूंगा, प्लांट वगैरह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। कि जो कैसे डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, रेनफॉल रिड्यूस हो जाती है, क्यों ड्रॉट आ जाता है। ये भी वही आंसर है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा तो उस केस में क्या होगा, रेनफॉल का पैटर्न चेंज जाएगा, और उस केस में आपको ड्रॉट आ जाएगा। बस इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड आउट, यस आपको बताना है, आ रहे हैं बच्चों, बस ओवर होने वाला है, बस खत्म होने वाला है ना। फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क इन योर स्टेट। आपकी स्टेट में जो नेशनल पार्क है उनके नाम बताने हैं, और को आपको आइडेंटिफाई भी करना है, शो करना है किसके अंदर, मैप के अंदर, इंडिया के मैप में। तो कौन कौन से, देखो अपने राजस्थान के अंदर डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये सारे नेशनल पार्क है, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि मैप में भी शो करना है आपको। तो देखो बच्चों, अगर आपके पास में इंडिया का अगर मैप हो, ठीक है, अगर इंडिया का मैप हो तो आप क्या करो, उसके अंदर आप इनको शो कर देना, इन चारों को कर सकते हो शो, मैप में कर देना, अगर हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास मैप हो तो उसमें शो कर देना इन चारों को, सर्च करना, देखना इंटरनेट पे, गूगल मैप पर देखना है कहाँ कहाँ बताते हैं, राजस्थान में ही है ये, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में देखना। वाई शुड पेपर बी सेव्ड, ये पूछ रहा है कि क्यों अपन को पेपर को सेव करना चाहिए, और लिस्ट बनाइए कि कैसे हम पेपर को सेव कर सकते हैं। तो पेपर क्यों सेव किया जाता है, सिंपल सा आंसर है, क्योंकि पेपर बनते हैं किससे, ट्रीज से, और ट्रीज से बनेंगे तो ट्रीज को कट करना पड़ेगा, ट्रीज कट किया तो डिफोरेस्टेशन हुआ, तो पता है आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, वो लिख डालना है आपको। और ऐसे भी आपको मालूम है कि 1 टन पेपर बनाने के लिए हमको कितना 17 फुल ग्रोन ट्रीज को कट करना पड़ता है, तो इनको मेंटेन करना जरूरी है, बैलेंस को। तो क्या क्या कर सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, अपन सेव करने के लिए पेपर को, कलेक्शन एंड रिसाइकिल ऑफ यूज पेपर, कि हमको क्या करना चाहिए, हाँ, कि हमको पेपर जो भी है उनको कलेक्ट करना चाहिए, उनको बार बार रिसाइकिल किया करना चाहिए, और यूजिंग बोथ साइड ऑफ पेपर फॉर राइटिंग। तो बच्चों यहाँ से यह है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए पॉइंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो हमारी भी ऐसा नहीं कि चैप्टर पढ़ लिया बेस कुछ यूज नहीं किया, यूज करना है, ठीक है, नोट है ना, ये वो वाला नोट नहीं है, कि नहीं वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, नोट यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्या पॉइंट है, कि देखो बच्चों हमको मालूम है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सेव करने की जरूरत है, क्योंकि पेपर बनते हैं प्लांट से, ट्री से बनते हैं ना। तो पेपर को हम कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने इसको, कि हम क्या करें, कि अब आप पेपर कलेक्ट करना है तो बैठोगे नहीं, बट आप ये चीज़ कर सकते हो कि जब भी आप राइटिंग करो ना, तो आपको क्या करना है कि दोनों साइड लिखनी। अगर आप भी अभी भी अगर आपकी जो नोटबुक है, अगर आप उसमें एक तो, क्योंकि आपको पता है साइंस वाली नोटबुक है आपकी, एक में ब्लैंक पेज है, एक में आपके रिटर्न पेज रहता है, लाइनिंग वाला रहता है। तो अब आपको दोनों पेज यूज करना है, अगर अब तक नहीं करते थे तो अब आपको करना है, क्योंकि हम भी हमारा भी कंट्रीब्यूशन देंगे हम पेपर को बचाने में, ठीक है। तो आपको हमको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बचाने की, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ का। तो अपन को दोनों साइड लिखना है अपन को। और क्या कर सकते हैं बच्चों आगे, चलो देखते हैं। हाँ, और हम कर सकते हैं कि अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों के बीच में, लोगों को अवेयर करें कि हमको पेपर बचाना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंस, पेपर की इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए, स्कूल में बच्चों को बताना चाहिए। और इंटेलिजेंट एंड प्रॉपर यूज ऑफ पेपर, कि हमको क्या करना चाहिए, सही तरीके से पेपर का यूज करना चाहिए। इसके बाद में देखो कंप्लीट द वर्ड पजल, ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर ऐसे क्वेश्चन अपन छोड़ देते हैं, पर इस बार नहीं छोड़ने। क्या करना अपन को, ये आपको दे रखा है, इसको फिल करना अपन को। कैसे फिल करोगे मैं समझा देता हूँ आपको। तो इसके अंदर देखो ये पॉइंट है, आपको पजल बनाना है ना। तो डाउन, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे भी 1 लिखना है वहां पर अपन को डाउन में जाना है। कैसे जाओगे, डाउन में, ऐसे नीचे की ओर, जहाँ पे भी डाउन लिख रखा है वहां नीचे की जाना है। जैसे 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट कहाँ पे, इसमें ये रहा। तो इसका जो नाम लिखोगे आप ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। जैसे
स्पेसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, कि ऐसे को स्पेसीज को क्या बोला जाता है जो एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में आने वाले हो, जो खत्म होने वाले हो, उनको क्या बोलते हैं। जैसे मैं बता दूं एक एग्जांपल, जैसे कि उनको बोला जाता है एंडेंजर्ड बोला जाता है ना। एंडेंजर्ड अपन ने पढ़ा था। तो वो जो एंडेंजर्ड है इसमें लिख देंगे अपन ENDANGERED, है ना, एंडेंजर्ड, इसके अंदर लिखा जाएगा। दूसरा है ए बुक केयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पेसीज, ऐसी बुक का क्या नाम है जिसके अंदर एंडेंजर्ड स्पेसीज के नाम लिखे जाते हैं। तो वो जो नाम है वो कहाँ पे लिखना है आपको, सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर कहाँ पे, ये रहा। और इसमें भी आपको ऊपर से नीचे लिखना है, एक एक इसके अंदर लिख लेना है ना, 1 1 आपको अल्फाबेट लिख देना। जो बुक का नाम है, जो इसमें डी भी आता है उस नाम के अंदर, वो डी यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये नाम लिखना है। थर्ड क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन करने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है, इसको नीचे की ओर लिखना है आपको, है ना, नीचे लेकर जाना अपन को। एक्रॉस की बात की जाए तो एक्रॉस में अपन ऐसे चलना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, स्पेसीज विच हैव वेनिस्ड, ऐसे स्पेसीज को क्या बोलते हैं जो वेनिस्ड हो गए, जो खत्म हो गए, तो उसको क्या लिखना, 1 पॉइंट पे, लेकिन राइट साइड में जाना है। ये फर्स्ट पॉइंट, इधर जाना है। तो क्या स्पेलिंग आ जाएगी उसकी, यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जैसे खत्म हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट बोलते हैं ना, एक्सटिंक्ट। तो यहाँ पे EX, यहाँ पे ई तो पहले से देखो EXTINCT, है ना, एक्सटिंक्ट, बस हो गया ऐसे ही। इसको क्या है ना, स्पेसीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर हैबिटेट, जो पर्टिकुलर हैबिटेट में जो स्पेसीज प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तीसरे नंबर का ये रहा। इधर लिखना अपन क्या आएगा, देखो ऐसे स्पेलिंग जिसमें ऐसा कुछ आता हो, ई भी आता हो, इतनी पूरी स्पेलिंग, ये आपको करना है बच्चों, ये काम तो आपको ही करना है। आप देख सकते हो नेट से नहीं, सॉरी, आप बुक वगैरह से सर्च कर सकते हो। कोशिश करना, वेरीफाई ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एरिया, वेराइटी ऑफ प्लांट, क्या बोला जाता है, जो वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल्स को जो एक पर्टिकुलर एरिया में फाइंड होते हैं उनको बोला जाता है बच्चों, इधर ही है। चलो इसका मैं बता देता हूँ, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसमें भर देना बायोडाइवर्सिटी, फिर हो जाएगा आपके। काफ़ी है आज के लिए। चलो ये अच्छा थर्ड नंबर का यहाँ पे है ना, ये थर्ड नंबर का यहाँ पे, इधर बढ़ना आप। तो बच्चों ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो अब हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना। इसके अंदर देखो कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके, जैसे कि आपके पहले आ रखे हैं, तो आप चाहो तो उनको नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है इस टाइम आपके क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा हो गए। तो अगर सारे करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपको ये इसमें कौन कौन छोड़ सकते हो बता दो हमको, जो आपके नोट्स में आ गए। ये टेबल वगैरह तो आपको करना ही पड़ेगा, ये भी करने ही पड़ेंगे आपको बच्चों, ये भी। हाँ, ये क्वेश्चन बोलिए आप चाहो तो ये छोड़ सकते हो, ये वाला ना, ये वाला कॉन्सिक्वेंसेज वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स के अंदर आ गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट्स में आ गया। ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। रेड डाटा बुक ये भी चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रेड डाटा बुक वाला छोड़ सकते हो आप लोग, माइग्रेशन वाला भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी करने ही पड़ेंगे आपको, वैसे 2-3 क्वेश्चन छोड़ने कर लेना, 2-3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।